साथियों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त मुनमुन कुमार आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के काराकाट लोकसभा सीट। ये सीट और ये क्षेत्र दोस्तों 2009 में अस्तित्व में आया और 2009 से लेकर के अब तक अगर हम बात करें तो ये सीट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयोग के आंकड़ों में एक नाम था कि ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से कैंडिडेट जीत करके आते हैं और ये किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बस इतना ही तक सीमित था। लेकिन काराकाट 2024 में क्यों इतना चर्चा का विषय बन गया, क्यों इतना इस सीट पर वर्तमान के समय में इतनी चर्चाएं की जा रही है, क्यों इतना इस सीट को हॉट स्पॉट बना दिया गया, दोस्तों आप सबको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सब लोग मेरे साथ बने रहें। आप सबसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, अपील है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सारा प्यार दिया है। दोस्तों, काराकाट 2009 में अस्तित्व में आया। यह क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और 2024 में बात करें तो इस क्षेत्र में 7वें चरण में चुनाव होने वाला है, यानी कि 1 जून को मतदाता अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अपना वोट उस प्रत्याशी को देंगे जो उनके लिए काम करेगा। तो 1 जून को बताएगा कि इस क्षेत्र का माहौल क्या रहा, लोगों ने किन्हें पसंद किया। इसके पहले दोस्तों बात करें काराकाट के विषय में तो इसके पहले यह विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस संसदीय क्षेत्र में भोजपुर के पीरों के अलावा रोहतास का काराकाट, विक्रमगंज, नोखा, दिनारा, डिहरी विधानसभा शामिल थे। लेकिन नए परिसीमन के बाद विक्रमगंज की जगह काराकाट लोकसभा का गठन हुआ, जिसमें रोहतास जिला का नोखा विधानसभा क्षेत्र, डिहरी विधानसभा और काराकाट तथा औरंगाबाद जिला के गोह, ओबरा और नबीनगर विधानसभा क्षेत्र शामिल किया गया। यहाँ अगर हम वोटरों की बात करें, मतदाताओं की संख्या की बात करें 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से तो 16 की बात करें दोस्तों तो 16,26,868, जबकि यहाँ की आबादी है 24,89,118। यहाँ साक्षरता दर बात करें दोस्तों तो पूरे बिहार में नंबर 1 पे आता है, कोई डाउट नहीं है, यानी कि 73.33% यहाँ का साक्षरता दर है। 2019 की बात करें दोस्तों तो 2019 में यहाँ के जो विनिंग कैंडिडेट जिसने ये संसदीय क्षेत्र को फतह किया था, उनका नाम था महाबली। वो जेडीयू के प्रत्याशी थे, जिनको वोट मिला था दोस्तों 3,98,408। और जो दूसरे स्थान पर थे वो उपेंद्र कुशवाहा, जो लगभग 84,000 वोटों से हारे थे महाबली से। अब दोस्तों बात करें 2024 में तो इस सीट को चर्चा में आने का रीज़न क्या है। पहले 2 गुटों के बीच में ये संसदीय क्षेत्र फतह करने की लड़ाई थी, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए के प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का गठबंधन एनडीए के साथ गया। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 सीट मिला और वो 1 सीट दोस्तों मिला काराकाट, जो माना जाता है कि यहाँ पे कोई कुर्मी का वोट लगभग 2.5 लाख है। उनका 2.5 लाख वोट होना और उनको इस संसदीय क्षेत्र में आना। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ और महागठबंधन की बात करें दोस्तों तो राजा राम सिंह थे, जो CPI-ML के खेमे में ये सीट गया था और CPI-ML की तरफ से राजा राम सिंह खड़े थे। लेकिन इन 2 नामों के बीच जब तीसरा नाम एंट्री हुआ तब ये दोस्तों सीट चर्चा में आया। तीसरा नाम था दोस्तों निर्दलीय कैंडिडेट और युवाओं के दिलों के धड़कन और अपने आवाज़ की वजह से लोगों में पहचान बनाने वाले निर्दलीय कैंडिडेट जिनका नाम था पवन सिंह। जब पवन सिंह की एंट्री होती है काराकाट में
जब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दोस्तों ये मैसेज दिया कि हम काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैंने माँ से वादा किया था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना है। जब बीजेपी ने उन्हें आसनसोल का सीट ऑफर किया, उन्होंने आसनसोल सीट छोड़ करके काराकाट से लड़ने का मन बनाया, तो ये सीट दोस्तों काफ़ी चर्चा में आया। चर्चा में इसलिए आया, कहा जाता था कि पवन सिंह के आने से पहले एनडीए की पकड़ यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन जैसे ही पवन सिंह की एंट्री हुई तो उपेंद्र कुशवाहा जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनकी थोड़ी नुकसान नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों अगर जातीय समीकरण की बात करें इस क्षेत्र में वोटों की, तो सबसे अधिक यादव जो 3 लाख और कुशवाहा कुर्मी 2.5 लाख, मुस्लिम का भी वोट 1.5 लाख, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार की दोस्तों बात करें तो 1.5 से 2 लाख, और एनडीए के जो प्लस पॉइंट था ब्राह्मण भूमिहार और राजपूत और कुर्मी और कुशवाहा 2.5 लाख, यानी कि दोस्तों ये जो 2 लाख वोट थे ब्राह्मण राजपूत भूमिहार का, ये एनडीए के खेमे में जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने एंट्री मारी तो ये वोट अब किधर जाएंगे ये कुछ कहना आसान नहीं है। ये मुश्किल है कि वोट किधर पड़ेंगे। ये जो प्लस पॉइंट वोट थे, ये कहा जाता था दोस्तों, माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट है। लेकिन ये वोट कटेंगे तो किसे फ़ायदा होगा ये चुनाव का परिणाम बताएगा। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे सीट चर्चा में क्यों आया, इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया। पवन सिंह की एंट्री होती है पवन सिंह ने इस सीट को अपने गानों के माध्यम से माताओं बहनों तक, अपने मतदाताओं तक, वोटरों तक पहुंचने का कोशिश किया है। अच्छा एक गाना लेकर के आया है जो गाना ट्रेंड कर रहा है। लोग अब इस सीट को दोस्तों उस सीट की नज़र से नहीं देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के आंकड़ों में था। अब इस सीट को उस सीट की तरफ देख रहे हैं जो सीट चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना है दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले पवन सिंह ने रोड शो किया था। डिहरी गए, नोखा गए, सासाराम गए, नबीनगर गए, वो जगह जगह जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं रोड शो के माध्यम से। भीड़ तो काफ़ी है, यूथ जो है उनके पीछे पागलों की तरह उन्हें चाह रहे हैं। लेकिन देखना है दोस्तों, क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी? क्या ये भीड़ पवन सिंह को जिता पाएगी? सवाल तो बनता है दोस्तों, क्योंकि भीड़ और वोट में दोस्तों काफ़ी अंतर है। पवन सिंह एक अच्छे कलाकार हैं, कोई शक नहीं है। एक अच्छे कलाकार होने के नाते युवा धड़कन, नौजवान साथी उनके पीछे पीछे उनके साथ फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए बेताब है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पवन सिंह, जिन्हें सुपरस्टार भोजपुरी के कहा जाता है, पावर स्टार कहा जाता है, क्या पवन सिंह अपने पावर स्टार की छवि को नौजवानों के और इस काराकाट के सभी मतदाताओं को रिझा पाएंगे? क्या उन्हें ये दिलासा दिला पाएंगे कि जो पिछले 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जीत करके गए, 19 में महाबली जीत करके गए, उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या पवन सिंह जीतने के बाद कुछ नया करेंगे? क्या लोगों की ये उम्मीद, ये आशाएं, क्या वो बरकरार रख पाएंगे कि 2024 का ये चुनाव काराकाट का प्रत्याशी जो जीतेगा वो कुछ बेहतर करेगा? क्या यहाँ के नौजवानों के लिए, क्या यहाँ के यूथ, यहाँ के छात्रों के लिए लाइब्रेरी, कॉलेज, अच्छी शिक्षा, सस्ता चिकित्सा का प्रबंध कर पाएंगे? अच्छी एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ेगी? ये सवाल आम जनता की है। क्या इन सवालों पर पवन सिंह या कोई और प्रत्याशी खरा उतर पाएगा? जो प्रत्याशी जिन अपने मतदाताओं को ये आशा, उनकी आंखों में भरोसा दिला पाएगा। क्योंकि दोस्तों ये काराकाट की जनता पिछले 3 लोकसभा चुनावों से ठगी जा रही है। लोग जीत करके जाते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो क्या ये 2024 का चुनाव कुछ बेहतर कर पाएगा? क्या ये जो चर्चा बना हुआ है, क्या ये लोकसभा चुनाव कुछ नया लेकर के आएगा?
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो ये भीड़ है पवन सिंह के पीछे, लोग उन्हें चाह रहे हैं, ये भीड़ एक नए उम्मीद और नए ऊर्जा के साथ लेकर के आए। और पवन सिंह से भी उम्मीद है इस जनता को जो आपके पीछे पीछे चल रही है कि आप कुछ नया करेंगे, तो जीतने के बाद आप कुछ नया करिए। और दोस्तों मैं आप सबसे अपील करना चाह रहा हूँ कि इस बार का वोट आप उसी प्रत्याशी को देना जो आपके अच्छे शिक्षा, रोजगार, महंगाई कम करने की बात करे, जो अपने क्षेत्र में विकास की बात करे, उसके पास क्या रूट प्लान है, किस रूट पर वो काम करेगा कि अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कर पाएगा। आप ऐसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपका दुख दर्द में शामिल हो। ऐसा ना हो कि जीत करके दिल्ली की एसी के कमरे में बैठ करके सिर्फ डीलिंग करें। ऐसे प्रत्याशी से दूर रहें, जुमलेबाजों से दूर रहें दोस्तों, जो ज़्यादा फेंकते हैं, ऐसे फेंकू चंदों से दूर रहें जो आपको भरोसा दिलाए कि हम बेहतर करेंगे। उन्हें आप वोट देकर के भारी मतों से जिताइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।